सो मास्टर्स, हमने चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी कंप्लीट किया। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पार्ट। आज हम लगभग 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस चैप्टर से और डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। कोशिश करना कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड आउट करूं आप लोग इसके आंसर कमेंट में लिखते जाओ, जिससे कि हमारी नॉलेज भी हम रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकें। तो करें शुरू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी जो शब्द है ग्रीक वर्ड से आया है, तो वो हमें चूज करना है कि कौन सा वर्ड होगा ग्रीक। क्या ये डेमोक्रेसिया था या डेमोक्रेटिया था, डिमोस था या फिर क्रेटिया था? इसमें राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। सो देखो यहां पर ये जो वर्ड है ये वर्ड गलत है, और ये जो वर्ड था सेकंड वाला ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है। सो यहां राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर वुड बी बी। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन म्यांमार। अभी एट प्रेजेंट म्यांमार में किस तरह की गवर्नमेंट है? तो देखिए स्टोरी अगर आपने अच्छे से सुनी है पढ़ी है तो उसके अंदर शायद मैंने आपको बताया हो उसके अंदर कि म्यांमार के अंदर आर्मी रूल है, ठीक है। वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी नहीं है, इवन मोनार्की भी नहीं है। पहले हुआ करती थी अब नहीं है। तो वहाँ पर एट प्रेजेंट म्यांमार है, म्यांमार के अंदर आर्मी रूल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को? राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज। अब यहां पर सुनने वाली बात, नेपाल के अंदर इसने पूछा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है। देखिए पहले तक क्या होता था, पहले 2006 की बात कर रहा हूं मैं, 2006 के बाद से वहां पे डेमोक्रेसी आ गया है। थोड़ा सा स्टोरी बता दूं नेपाल की। 2002 में बात है 1990 की। उस टाइम पर नेपाल के अंदर जो राजा होते थे, राजा ने क्या किया, डेमोक्रेसी वहाँ पे दे दी लोगों को। उसके बाद राजा की जब डेथ हुई तो उनका जो छोटा भाई आया, छोटे भाई ने वापस से 2002 के अंदर डेमोक्रेसी को वहाँ से ख़त्म कर दिया और मोनार्कियल फॉर्म वापस से वो लेकर आ गए। डेमोक्रेटिक मोनार्की उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। बट वहाँ पर फिर लंबा स्ट्रगल चला, लगभग 4 साल स्ट्रगल चला, और 2006 में फिर वापस से वहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी वो एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए वहाँ के लोग। तो इसने पूछा कि गवर्नमेंट का हेड कौन है अब। तो क्योंकि 2006 के बाद से वहाँ डेमोक्रेसी आ गया है तो ऑफकोर्स या तो प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा, किंग नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा। तो याद रखना जहाँ भी डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए, प्रेसिडेंट, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करें तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है? वो कह रहा है कि 1990 के अंदर, 1999 के अंदर मिलिट्री का जो एक अटैक हुआ उसको लीड कौन कर रहा था? मिलिट्री का अटैक जो किया गया था पाकिस्तान के अंदर उसे किसने लीड किया था? तो यहां पर क्या वो बेनजीर भुट्टो थे, क्या वो नवाज शरीफ थे, या इनमें से कोई नहीं, या फिर परवेज मुशर्रफ? तो नवाज शरीफ तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमारे डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिले थे। बेनजीर भुट्टो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। परवेज मुशर्रफ के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी थी कि मुशर्रफ ने क्या किया, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? मुशर्रफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपको राइट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे करें, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच केस was the real power with the external power and not with the locally elected representative? In which case was the real power? कौन सा ऐसा केस था इनमें से जिसमें जो रियल पावर थी विद द एक्सटर्नल पावर, दूसरी पावर को अपने साथ में मिला के, एंड नॉट विद द लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिना लोकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलाए वहां पे कौन सी ऐसी एक्सटर्नल बॉडी थी जिसने अटैक किया किसी कंट्री पर? क्या इंडिया ने अटैक किया था श्रीलंका के अंदर, या यूएस ने किया था इराक के अंदर? बिल्कुल यूएस ने इराक पे अटैक किया था जब ये बात है कोल्ड वॉर की, ठीक है। कोल्ड वॉर में क्या हुआ, यूएस अपनी पावर को लगातार बढ़ाना चाह रहा था, तो ऐसे में यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि इराक के अंदर कुवैत के जो ऑयल फील्ड्स थे, है ना, उन ऑयल फील्ड्स को इराक ने अपने कब्जे में कर लिया था। और इराक क्योंकि लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा था तो यूएस को लगा कि मेरी पावर तो चली जाएगी, तो इसलिए यूएस ने इराक को इस तरह का एक्सटर्नल उन्होंने अपना पावर दिखाने की कोशिश करी। पोलैंड में भी हुआ था सेम, यूएसएसआर ने पोलैंड को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। याद करो ये तो चैप्टर में भी पढ़ा है हमने।
वैसे रशियन रेवोल्यूशन में भी इसको जानेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इसके बारे में आप समझेंगे, और क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर में भी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो मुझे दिख रहा है वो है डी। बी और सी जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। इंडिया तो बिल्कुल शांत बंदा है, वो तो कभी कुछ कहता ही नहीं किसी को, और अगर कभी मौका पड़ेगा तो इतना कहेंगे कि किसी को कहने लायक छोड़ेंगे नहीं, ये तो तय है बात। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा डी। ठीक है, जिसमें बी और सी दोनों जो आंसर्स हैं हमारे वो सही हैं। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे डी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 कहता है 1 पर्सन 1 वोट, इसका मतलब क्या है? 1 पर्सन 1 वोट का मतलब क्या होगा? 1 पर्सन इज टू बी वोटेड बाय ऑल, 1 person has 1 vote and each vote has 1 value, a person can vote only once in his life, both option A and C। देखो ये तो बहुत ही इलॉजिकल सा ऑप्शन होगा कि भैया पूरे लाइफ लॉन्ग वो एक ही बार वोट कर सकता है, उसके अलावा कभी वोट ही नहीं कर पाएगा। तो ये आंसर तो कत्ते ही नहीं होगा। ऑप्शन ए को देखोगे तो ए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक पर्सन के पास में एक वोट डालने का राइट होता है, और जब जब वो एक बार वोट डालता है तो उसका वैल्यू 1 ही काउंट होता है, ऐसा ऑप्शन बी कह रहा है, और ऐसा हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा बी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। जो चाइनीज पार्टी थी ना, चाइनीज पार्लियामेंट जो थी, उसमें कितने लोगों को इलेक्ट किया जाता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू? तो दैट वाज, इज दैट 3050 और 3000, 4000, 2000? तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा बी, 3000 लोग। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड देयर? कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसे हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों नहीं कहा, जबकि वहां तो इलेक्शंस होते हैं? तो ये चीज इसने पूछी है, तो आपको यहां पर कारण बताना है। तो कुछ कॉज दिए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर बताया कि आर्मी का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शंस में। दूसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। तीसरा ऑप्शन है सम पार्ट ऑफ द चाइना आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ऑल। चौथा कारण है गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ऊपर के तीन जो किस्से हमने देखे, तीनों ही किस्से इसके केस में हमने पढ़े नहीं थे, लेकिन हाँ ये जरूर हमने पढ़ा था कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। और सोचो यहाँ पे एक ही पार्टी है जो बार बार इलेक्शंस के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशनशिप दिखा रही है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा बेटा? डी। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which party always won the elections in Mexico since its independence in 1930 and until 2000? 1930 में जब मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पर कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो लगातार 70 सालों तक इलेक्शन जीत रही थी बिना किसी भी नुकसान के? उनको कभी नुकसान ही नहीं हुआ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी वो? क्या वो रेवोल्यूशनरी पार्टी थी? क्या वो मैक्सिकन रेवोल्यूशनरी पार्टी थी? या वो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी? या फिर इंस्टीट्यूशनल पार्टी थी? आपने नाम सुना था उसका और आप जानते भी हो, इसका नाम शॉर्ट में PRI था, और PRI का फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन। डेमोक्रेसी किस चीज पर बेस्ड होती है? क्या ये वन पार्टी सिस्टम होता है? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है? या चॉइस फ्रॉम ओनली बाय द रूलिंग पार्टी? या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसने बोला कि डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए। वन पार्टी सिस्टम जरूरी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये सही बात है, चॉइस फ्रॉम ओनली द रूलिंग पार्टी, हमेशा केवल रूलिंग पार्टी की चले ये बात तो कोई ज़रूरी नहीं है, एंड ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता जब एक कोई भी ऑप्शन गलत हो गया तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बेटा जी बी। ओके, बी वुड बी द राइट आंसर। अब इसने पूछा 11th क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कहता है कि जिम्बाब्वे ने कब इंडिपेंडेंस गेन की और किससे की? तो ऑप्शन है 4 हमारे पास में, 1970, 1880,
1980, 1980। पहली चीज़ तो ये कंफर्म करते हैं हम कि इनमें से मैक्सिमम ऑप्शंस कौन से हमारे सामने गलत हैं। तो ये याद रखो, वाइट कम्युनिटी थी वहाँ पे, तो वाइट कम्युनिटी ये दो ऑप्शंस में आ रही है, तो 50-50 ले लिया हमने और दो ऑप्शन पहले ही गलत कर दिया। अब इसमें से एक सही और एक गलत है, केबीसी की जैसे। अच्छा, और थोड़ा सा और आगे आ जाओ। 1880 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यूरोप में उस टाइम पर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। हमारे अगर मैं बात करूं, ये चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें या फिर हम एशिया की बात करें, वहां तो ये 20वीं सेंचुरी में आया इस तरह का रेवोल्यूशन। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और वैसे तो तुमने पढ़ाई है कि 1980 के अंदर हमने वाइट कम्युनिटी से, हमने नहीं, जिम्बाब्वे ने वाइट कम्युनिटी से फ्रीडम इंडिपेंडेंस गेन की थी, फ्रीडम गेन की थी। ठीक है, यहाँ पे वाइट कम्युनिटी माइनॉरिटी वाली क्यों बोली गई? क्योंकि माइनॉरिटी में थे लोग, वहाँ कम थे क्वांटिटी वाइज, जबकि ब्लैक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो राइट आंसर वुड बी डी। ओके, क्या होगा सही आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिम्बाब्वे के अंदर जब इंडिपेंडेंस को मिला, तो इंडिपेंडेंस के बाद से कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने उन पे रूल करना शुरू किया और उनके लीडर का नाम क्या था? तो हम जानते हैं कि जिम्बाब्वे पे जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिलती है 1980 के अंदर, उसके बाद से वहां पर एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो स्ट्रगल कर रही थी बहुत लंबे टाइम से, उसका नाम था जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ठीक है, तो ये बात तो सही आ रही है। देखो यहां पर ये दोनों ऑप्शंस में ये ऑप्शन तो ठीक है। अच्छा, साथ में इनके अंदर इसने पूछा रूलर कौन था, तो उस टाइम पर जो रूलर बना वो था मुगाबे। आप जानते हो रॉबर्ट मुगाबे उसका नाम था, जो प्रेसिडेंट बनता है जिम्बाब्वे का आगे चल करके। सो राइट आंसर वुड बी ए। बाकी की जो ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं गलत हैं वो। ठीक है, सो आप चाहे इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि रॉबर्ट मुगाबे जहां प्रेजेंटेड हैं वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां बोला गया है कि विच वॉज दीज फीचर्स इज और आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट टू द सिटीजन्स, कि सिटीजन्स को बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होना जरूरी है? एक के सभी। देखिए, सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, शुड बी फ्री टू राइज प्रोटेस्ट, या ऑल ऑफ द अबाव। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उनके पास में सोचने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल एसोसिएशंस भी बना सकते हैं वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन अगर कभी प्रोटेस्ट अगर करना है तो दे कैन ऑल्सो डू विदाउट वायलेंस। तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? डी। ओके, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? डी। आ जाइए 14th क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। यहां पे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गन होना जरूरी है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए, इसने पूछा है कि गवर्नमेंट का ऑर्गन, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ये है आपके गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो या तो प्राइम मिनिस्टर हों या फिर उनके जैसा कोई पैरेलल पर्सन। लेजिस्लेचर वो होता है जो पूरे के पूरे अपोजिशन और जो गवर्नमेंट पावर में है उनको मिला करके बनता है, जैसे पार्लियामेंट। लेकिन ये दोनों करप्टेड हो सकते हैं, जैसे ऊपर हमने रीसेंट एग्जांपल्स अभी पढ़े। लेकिन अगर जुडिशरी वहां पे इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर में नहीं आती है, तो यहां पर हम बचा सकते हैं सिटीजन्स के राइट को। तो यहां पर आंसर क्या होगा? डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, पुलिस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुलिस एग्जीक्यूशन का काम करता है, एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में आता है, इसीलिए यहां पर पुलिस आंसर सही नहीं होगा। आंसर सही होगा सी। नाम क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या कहलाता है? देखिए, प्रोविजंस गिवन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नन ऑफ द अबव। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि अगर कभी ऐसा मौका मिले कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर उसमें सिचुएशन एंड टाइम के हिसाब से अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वी कैन एक्सेप्ट दैट, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें।
प्रोविजंस कहा जाता है। बदलाव के लिए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उसको प्रोविजंस कहते हैं। तो प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के कि कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो प्रोविजंस आर गिवन, प्रोविजन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, और बाकी सारे ऑप्शंस तो गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ। नीचे बताए हुए ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन सही है जो अंडर द रूल ऑफ लॉ आता है? कि फर्स्ट ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस हैज द राइट टू किल एनीबडी। ये तो भैया कत्ते गलत नहीं है, हिंसा नहीं फैलाना ना। विमेन कैन बी पेड लेसर सैलरी, बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स, गलत। अच्छा, तो ऑप्शन ए की बच रहा है सही कि प्राइम मिनिस्टर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कभी चला जाता है तो ही और शी कैन बी पनिश्ड। पहली चीज तो उसको हटा दिया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, एंड रेस्ट अगर कुछ ऐसा बचता है तो उसको जो भी उसने क्राइम किया, ऑफेंस किया, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। हम आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पे। इसने कहा कि डेमोक्रेसी का इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो ड्रॉबैक है, कमी है। ड्रॉबैक्स मतलब कोई कमी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पहली चीज इसने बताया कि यहाँ पे इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है या चीज़ों के साथ में डिले देखने को मिलता है। ये तो राइट ऑप्शन है, डिले होता है बहुत, क्योंकि बहुत लोगों के साथ डिस्कस करना होता है, और इनस्टेबिलिटी भी रहती है गवर्नमेंट की, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इसके अलावा करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पॉलिटिशियंस के बीच में फाइट भी बहुत होती है। तो लगभग सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारे सामने आ रहा है वो है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 18th क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा वो केस है डेमोक्रेसी जो प्रोवाइड नहीं करती। इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन। नीचे दिए हुए केसेस में से कौन से वो केस हैं जिसपे डेमोक्रेसी कभी भी कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है? ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, नो, कभी नहीं होता। एजुकेशन सबको मिल जाए, नहीं। सबको जॉब मिल जाए, नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं, तीनों ही ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर भी क्या होगा? डी। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट इसने बोला कि नीचे दिए हुए टाइम ड्यूरेशंस में से उस टाइम ड्यूरेशन को चूज करो जहां पे चाइना के अंदर सबसे ज्यादा वर्स्ट फैमाइन देखने को मिला था, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिला था। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट आया था अपने पास जब चाइना हम पढ़ रहे थे कि अगर चाइना के अंदर अपोजिशन होता या फ्रीडम को एक इंडिपेंडेंस होती कि वो जो गलत कर रही है गवर्नमेंट उसके ऊपर उनको आईना दिखा सके, तो शायद 1958 और 61 के अंदर जो कंडीशंस थी शायद वो नहीं होती। तो यही चीज यहां पर बताई गई। यहां राइट आंसर क्या होगा? 58 से 61। ओके, आपको पता है 62 में चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी, याद रखना है ना, 62 चाइना के साथ वॉर हुई थी हमारी। तो राइट आंसर यहां क्या है? बी। थोड़ा सा अलग टॉपिक था बट फिर भी आपको बता दिया। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। किन कारणों से ऐसा कहा गया है? इट मे और मे नॉट बी अकाउंटेबल, ओहो बिल्कुल नहीं। इट ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू नीड ऑफ द पीपल, ये हो सकता है। इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। नन ऑफ द अबव। इसने बोला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्यों? देखो, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हमेशा ये रेस्पॉन्ड नहीं कर सकती। ऐसे तो मुझे भी बहुत ज़रूरत है, तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा तो क्या वो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे? नहीं। ऐसे में तो ये ऑप्शन हर बार सही नहीं हो सकता। कई हद तक सही होगा कि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो उन तक मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा काम करती है। बट यहाँ हमें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन निकालना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे तो सी लग रहा है कि ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है रादर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ जो भी दूसरी गवर्नमेंट है, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे मोनार्कियल फॉर्म हो या ओलिगार्की हो, कोई भी, उनसे ज़्यादा अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। राइट आंसर होगा बेटा आपका सी। आ जाइए 21st क्वेश्चन पे। डेमोक्रेसी इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैसे? डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड एजुकेटेड पीपल, ये तो कोई श्योर नहीं है, जरूर नहीं है।
डिसीजन आर टेकन बाय द कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस, ये राइट हो सकता है। नेक्स्ट, डिसीजन आर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये तो बिल्कुल नहीं है। और डिसीजन आर अप्रूव्ड बाय द जुडिशरी, नहीं। ऑप्शन बी सही है कि एक लंबा चौड़ा कंसल्टेशन होगा, उसके बाद में डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन आफ्टर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? बी। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22। हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? डेमोक्रेसी अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करने का मौका कब देती है और कैसे देती है? मिस्टेक्स आर हिडन एंड कैन नॉट बी करेक्टेड, नो। री इलेक्शन द सेम गवर्नमेंट एंड टू एबल इट टू मेक करेक्ट इट्स मिस्टेक, द रूलर्स कैन बी चेंज, बिल्कुल सही है। नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। कि भैया 5 साल बाद अगर आपने कोई गलती से ऐसा इलेक्टेड लीडर आपके सामने आ गया जो कि अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो ही और शी कैन बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव करेंगे? जब भी इलेक्शंस होंगे ऑफ कोर्स आप उसकी जगह पे किसी और को चुन लोगे, तो राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। आ जाइए 23rd पे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट। आज अगर हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं तो इनमें सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कौन सी है? डेमोक्रेसी के 3 टाइप हमने बताए थे, नॉमिनल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और आइडल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ डेमोक्रेसीज के नाम हैं। लिमिटेड डेमोक्रेसी, जिसको नॉमिनल भी कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव भी सही है, मैक्सिमम मतलब आइडल डेमोक्रेसी कह सकते हो, नन ऑफ द अबव, ये तो आंसर गलत हो गया। आइडल आज तक किसी वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुई हो वहां पर ऐसी डेमोक्रेसी नहीं आई है। नॉमिनल डेमोक्रेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, तो राइट आंसर यहां पर बी होगा। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पे। विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? यहां पे नीचे बताए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि देश के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? देखिए, एक तो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होंगे, देन आफ्टर दे विल इलेक्ट देयर जो भी गवर्नमेंट वगैरह होगी हम सब के लिए, हमारे बिहाफ पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पे आप बेसिकली अपने लीडर्स को चुनोगे और वो डायरेक्ट आप पे रूल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन चुना आपने फिर वो किसी और पर्सन को चुन रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? एक एक को देख लेते हैं। देखिए, जिला परिषद हर जगह होता है, लेकिन देखो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर अपने यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब के ऊपर जो होता है वो जिला परिषद होता है। ठीक है, चाहे हम पंचायती राज हमने पढ़ा होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इसको। तो जिला परिषद में तो ऐसा नहीं होता। जिला परिषद में तो वही यहाँ से लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर वो अपने जाकर के वहाँ पे ग्रुप एक तरीके से काम करता है, तो ये नहीं हो सकता। पंचायत समिति, बहुत सारी पंचायतों को एक साथ मिलाते हैं अपन, और मिलाने के बाद में एक ग्रुप बनता है, उसको पंचायत समिति कहते हैं। इसमें बहुत सारी पंचायतें होती है गाँव की। अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा क्या है? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। गांव का हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का है, उसके पास ये राइट होता है कि गांव के अंदर पंचायत के थ्रू ऑर्गेनाइज की हुई एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में होंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, एंड देन आफ्टर कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो सबकी सहमति से लिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, गाँव के अंदर भी एक चौपाल लगती है, आपने सुना होगा इसके बारे में कभी, कि गांव के अंदर हर एक बड़ा व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होता है। वहाँ पर छोटे मोटे जो किस्से होते हैं, मुद्दे होते हैं, वहाँ पर तुरंत ही सॉल्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ग्राम सभा इसका राइट आंसर है। कैसे? इसको मैंने बोला कि ग्राम सभा एक ऐसा ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है जिसमें 18 साल से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो डायरेक्टली मेंबर है किसका? ग्राम सभा का। और ग्राम सभा के अंदर पंचायत आएगी, पंचायत में पंच और सरपंच होंगे, पंच और सरपंच मिलकर के किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पूरा गांव, जो भी 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे, क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इस पे क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी, विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो। ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशनशिप देखने को मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट है क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है उसके साथ में डील कर रहे हैं कौन? आम जनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी 25th, और 25th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है, कौन सी उस कंट्री को हम उस कंट्री का नाम लें
जहाँ पे आप ये कह सको कि डेमोक्रेसी परफेक्ट फॉर्म में वर्क कर रही है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर 3 टाइप की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। पहली डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होती है, दूसरी वाली नॉमिनल होती है और तीसरी वाली होती है आइडल। तो मैंने जब आपको आइडल पढ़ाया था तब आप याद करो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आइडल डेमोक्रेसी शायद आज तक किसी भी कंट्री ने एक्चुअल मैनर में उसको यूज़ किया हो या वहाँ पर एग्जिस्ट की हो। तो पहली चीज़ इसने वही पूछी है कि कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे आइडल डेमोक्रेसी का, परफेक्ट डेमोक्रेसी का। यूएसए में नहीं है, यूके में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज कोई भी वर्ल्ड का ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, नेशन नहीं है, जहाँ पे डेमोक्रेसी जेन्युइनली अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हो। तो राइट आंसर वुड बी डी। आ जाइए 26 पर। विच ऑफ दीज आर और इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल। इनमें से नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स में से, कुछ ऑप्शंस में से कौन सा फीचर मोनार्की कह लो, चाहे डिक्टेटरशिप कह लो या वन पार्टी सिस्टम कह लो, उसका पार्ट नहीं है। क्या यहाँ पे सेंसरशिप होती है प्रेस के ऊपर? बिल्कुल। मोनार्की है तो सेंसरशिप होगा, डिक्टेटरशिप है तो सेंसरशिप होगा, वन पार्टी सिस्टम है तो भी सेंसरशिप होगा। कोई अपोजिशन पार्टी और पार्टीज वहां पे वर्क नहीं करते, बिल्कुल तीनों के अंदर ही नहीं होता अपोजिशन। ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा गलत लग रहा है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास में मौका होता है कि जब भी डिसीजन लेने का टाइम आए या कोई भी डिस्कशन किया जाए तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सिटीजन्स के पास में राइट नहीं होता इस तरह की फॉर्म्स में। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और है कि वन मैन रूल, ऑब्वियसली इन तीनों के अंदर यही होगा कि एक आदमी इस पर रूल करेगा। तो राइट आंसर होगा बेटा जी सी। आ जाइए नेक्स्ट 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैन बी कॉल्ड नॉन डेमोक्रेटिक? ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। म्यांमार का एग्जांपल हम पढ़ के आते हैं, वहां आर्मी रूल था, तो म्यांमार वुड बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप्ड फर्स्ट? कौन सा इनमें से वो कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो पहली बार इनिशिएट किया गया? तो बेटा यहां पर क्या वो रोम था? बिल्कुल वो रोम था। बाकी सारे जो नेशंस हैं, स्पेन में लंबे टाइम तक मोनार्कियल फॉर्म रहा। इटली को हमने पढ़ा है कि ये 19th सेंचुरी में जाके नेशन स्टेट बनता है। ग्रीस में भी 19th सेंचुरी के अंदर। लेकिन रोम में वो सबसे पहली बार आइडिया इनिशिएट किया गया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा। आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिसाइडेड और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना फॉर लाइफ टाइम? कौन सा वो व्यक्ति है जिन्होंने लाइफ लॉन्ग अपनी, जब तक जीवन रहेगा तब तक के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया? हालांकि ये ऑप्शन आपने, ये चीज़ अपने बुक में नहीं पढ़ी होगी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा निरुक्मा। ठीक है, निरुक्मा वो व्यक्ति था जिसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा, आई विल नॉट बी चेंज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा हुआ है कि इन द अगस्त 2002 Pervez Musharraf issued a legal framework order and amended the constitution several times. According to this order, president क्या कर सकता था? तो प्रेसिडेंट बहुत चीज़ें कर सकता था। वो नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता था, प्रोविंशियल असेंबलीज को भी डिसमिस कर सकता था कभी भी जब वो चाहता। इससे कि वो क्या करना चाह रहा था, वो डरा के रखना चाह रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो आई कैन चेंज यू। ये चीज़ उनके दिमाग में वो डालना चाह रहा था। सो दैट राइट आंसर होगा बेटा जी बी। बाकी नेशनल असेंबली अपॉइंट वो करना नहीं चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट अपने हिसाब से अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ओन, ये चीज़ आपने ऊपर देखी ली। और डिक्लेयर इलेक्शंस कभी नहीं हुआ। तो ऑप्शन होगा राइट आंसर बी। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। होपफुली आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख देना कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं है, तो मैं छोटा सा वीडियो लेक्चर बना करके आपको सेंड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें, इश्यूज आए तो पूछें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम उस चैप्टर को आप तक लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।